Welcome to all the literary sisters and brothers at Literary Passion Platform. I came with a wonderful session on Tennessee Williams. टेनेसी विलियम्स से जितने भी क्वेश्चन एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम ने पूछे हैं उनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के एंड में देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टेनेसी विलियम्स. Tennessee Williams named itself as a pen name of Thomas Lanier Williams III. His lifespan 1911 to 1983. He was an American playwright. He won the two Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof. जितने भी इनके प्लेज हैं उनमें सेंट्रल थीम एक निकल के आती है, फ्रस्ट्रेशन इन सेक्स एंड वोलेंस. इनके प्लेज में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रिफ्लेक्ट होते हैं. एंड ही सडनली बिकम फेमस बिकॉज द ग्लास मैनेजरी. एंड द ग्लास मैनेजरी रिफ्लेक्ट हिज ओन अनहैप्पी फैमिली बैकग्राउंड. हिज फर्स्ट प्ले इज ब्यूटी इज द वर्ल्ड. हिज सेकेंड प्ले, हिज लास्ट प्ले इन मास्क आउटरेजियस एंड ओस्टर, जो लिखा तो गया था 1982 और इसको प्रीमियर किया गया था 2012 में. देन हिज एडल्ट ऐसे इज कैन ए गुड वाइफ बी ए गुड स्पोर्ट. और इनका जो अर्ली प्ले है कैरियो संगाई एंड बॉम्बे के नाम से है. नेक्स्ट, अभी एक टर्म यहाँ पे आता है मेमोरी प्ले के नाम से. तो मेमोरी प्ले होता क्या है वो देखते हैं हम. अगर किसी भी प्ले में एक लीडिंग करेक्टर है, जितनी भी प्लॉट में इवेंट हो रही हैं उनको किसी भी करेक्टर की मेमोरी से पूरा नरेट करता है, तो हम उस प्ले को मेमोरी प्ले बोलते हैं. और इसका परफेक्ट जो एग्जांपल है वो तो ग्लास मैनेजरी है जो हम आगे पढ़ेंगे. और इसके जो अदर मेमोरी प्ले हैं वो कौन से हैं? स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, समर एंड स्मोक. और अदर एग्जांपल्स भी हम देखते हैं इसके साथ में कि मेमोरी प्ले कहाँ कौन से वाले राइटर्स के वर्क्स में है. तो हैरोल्ड पिंटर एक बड़ा नाम होता है एब्सर्ड थिएटर में. और एब्सर्ड थिएटर कि ये टर्म किसने कॉइन किया था? मार्टिन एस्लिन ने किया था. तो हैरोल्ड पिंटर बेसिकली तो बर्थडे पार्टी के लिए जाना जाता है, बट इसके जो 3 प्ले हैं वो मेमोरी प्ले के जोनराज में आते हैं, साइलेंस, ए काइंड ऑफ अलास्का और लैंडस्केप. इसके बाद में एक हिंदी के नाटककार हुए हैं, हिंदी ड्रामेटिस्ट धर्मवीर भारती. बेसिकली ही वॉज फेमस फॉर अंधा युग, लेकिन यहाँ पे उनका मेमोरी प्ले कौन सा आ रहा है? सूरज का 7वां घोड़ा. नेक्स्ट, अभी इनके इम्पोर्टेंट प्ले कौन से हैं टेनेसी विलियम्स के? लेट्स सी. द ग्लास मैनेजरी, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, कैट ऑन ए हॉट इन रूफ, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ, द नाइट ऑफ इग्वाना. नेक्स्ट, अभी हम डिटेल समरी देखेंगे, ओवरव्यू. द ग्लास मैनेजरी. द ग्लास मैनेजरी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैनेजरी होता क्या है. एक डेकोरेटिव आइटम होते हैं जो ग्लास से बने होते हैं और वो एनिमल फॉर्म में होते हैं, राइट. अभी ये ग्लास मैनेजरी है, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी, पोर्ट्रेट ऑफ ए गर्ल इन क्लास. वहाँ से इस प्ले का डेवलपमेंट होता है. इसका जो अर्लियर टाइटल है द जेंटलमैन कॉलर, और ये मेमोरी प्ले के जोनराज में आता है. अभी एक मलयालम फिल्म बनी है अकाली करके, तो यहीं से अडोप्ट किया गया है इसको. इसकी थीम क्या है? फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बंदा बच के चले जाना. और फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में टॉम यहाँ पे बताता है बिगनिंग दैट वी आर सीइंग इवेंट थ्रू द लेंस ऑफ हिज मेमोरीज. उसी की मेमोरीज के थ्रू वो सारी इवेंट्स को यहाँ पे बताता है, इसलिए ये मेमोरी प्ले के जोनराज में इंक्लूड है. अभी मेन कैरेक्टर बताऊँगा, फिर आउटलाइन बताऊँगा इस पूरे प्लॉट का. तो की पेशेंस. मेन कैरेक्टर यहाँ पे टॉम एंड लोरा ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और इनकी मदर का नाम क्या है? अमांडा. फिर एक अलग कैरेक्टर है जिम नाम का, वो हम बाद में बताएंगे. इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. फिर अभी ये अमांडा है, उनका हस्बैंड उसको अबेंडन कर दिया है और अपनी बेटी के लिए सूटर ढूंढ रहा है वो, शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, ताकि वो सेटल डाउन कर सके उसको. एक्चुअल में जो लोरा है वो एक टांग से बिल्कुल क्या है? लैम है. किसी डिजीज़ की वजह से वो लैम हो गई थी. तो फिर टॉम जो है जिम को लेके आता है इवनिंग में डिनर के लिए. और फिर डिनर के टाइम पे लोरा इतनी शाई है कि वो डिनर पे आती नहीं है. और उसी डिनर के टाइम पे क्या होता है? बिजली चली जाती है. क्यों? क्योंकि टॉम ने कभी बिजली के बिल भरे नहीं, इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा था अपने बापू की तरह.
लेट्स सी, यहाँ पे फिर जिम एंड लोरा एक लिविंग रूम में रहते हैं, वहीं पे वो लोग बातचीत करते हैं, और बिल्कुल ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है लोरा फर्स्ट में, बट वो हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है, उसके साथ में डांस भी करते हैं। और डांस के दौरान क्या होता है, जिम जो होता है उसके जो ग्लास से बने हुए जो डेकोरेटिव आइटम हैं जिसको हम मैनेजरी बोलते हैं, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर जिम भी ये रिवील करता है कि मैं आपके प्रति कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। बाद में जो टूटा हुआ आइटम है लोरा उसको एज ए गिफ्ट में दे देती है और जिम वहाँ से चला जाता है। पता लगता है प्ले में हमें कि इनकी जो मदर अमांडा है उनको ये पता लगता है कि जिम किसी और लड़की के साथ में इंगेज्ड है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है टॉम के ऊपर, स्कोल्ड करने लग जाती है। देन टॉम डिसाइडेड टू लीव द हाउस परमानेंटली, और वो फैमिली को छोड़ के चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लास मेनेजरी। एंड रिमेंबर द थिंग, यहाँ पे जो मैंने अर्लियर टाइटल लिखा है द जेंटलमैन कॉलर, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जेंटलमैन यहाँ पे सूटर को बोला जा रहा है कि वो अपने डॉटर के लिए एक सूटर ढूंढ रही थी, तो उसके लिए वो जेंटलमैन कॉलर बोला गया है। द नेक्स्ट प्ले इज स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ये पुलिट्जर प्राइज विनिंग प्ले है। यहाँ पे जो स्ट्रीट कार है वो सिंबलाइज कर रहा है एज ए मेटाफर के रूप में ह्यूमन कंडीशन को। ह्यूमन कंडीशन किसकी, स्पेशली वीमेन की यहाँ पे दिखाई गई है। थीम मैडनेस, होमोसेक्सुअलिटी। मेन जो आइडिया है वो है पोस्ट वार अमेरिका के बाद में लोगों का ट्रांजिशंस होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और उस ड्यूरेशन में वीमेन की लाइव्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो ये प्ले उनके बारे में पूरा दिखाता है। अब इसके मैन कैरेक्टर याद रखेंगे, ब्लांच डुबोइस जो एक स्कूल टीचर है, और इन्हीं का हस्बैंड एलन ग्रे है जो होमोसेक्सुअल भी है और इसको छोड़ देता है। उसके बाद में ये ब्लांच अपनी सिस्टर के यहाँ आके रुकती है, इट मीन्स कि न्यू ओरेल्स एक नाम की जगह, वहाँ आके रुकती है सिस्टर एस्टेला के साथ में। इनके एस्टेला का हस्बैंड का नाम है स्टैनली। अभी ब्लांच डुबोइस और स्टैनली के बीच में क्या होता है, झगड़ा चलता रहता है बीच बीच में वो फिर जो झगड़ा चलता है तो उसमें उसका मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। मेंटली ब्रेकडाउन होगा तो फिर डॉक्टर वगैरह ये आते हैं, और लास्ट में जो वर्ड्स बोलती है ब्लांच वो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, हु एवर यू आर आई हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। अभी इसमें एक मैंने लास्ट में लिखा है पोकर गेम। पोकर गेम, पोकर गेम होता क्या है, पोकर गेम इसी में रिकरिंग एक गेम है जो स्टैनली अपने एक बड़ी के साथ में खेलता है। अभी इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, बट अदर क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं, जैसे हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में ब्लाइंड वफ नाम का एक गेम आता है, और ये NTUGC नेट ने पूछा भी है। ऐसे ही हम देखते हैं लुक बैक एंगर जो जॉन ओसबोर्न का वर्क है, जिसमें किचन सिंह ड्रामा वाले जॉन राज में ही आता है। 1956 में वो पब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ओसबोर्न, पब्लिश इन 1956। उसमें बियर और स्क्वेरल नाम का गेम होता है, दो मेन कैरेक्टर होते हैं उसमें। अभी आगे देखते हैं, तीसरा एक बहुत ही फेमस प्ले है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। एडवर्ड एल्बी का है, एब्जेड थिएटर से इसका एसोसिएशन है। उस वर्क में भी मेन कैरेक्टर कौन है, मार्था है, और उसमें 4-5 गेम खेले जाते हैं, वो गेम हमें याद रखना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और है, उसमें इमेजनरी चाइल्ड को दिखाया गया है, चाइल्ड एक्चुअल में होता नहीं है बट उसी के ऊपर वो प्ले पूरा घूमता है। तो वो गेम का नाम मैं बताता हूँ, द ब्लू गेम्स, गेट द गेस्ट, हम द होस्टेस, ह्यूमिलिएट द होस्ट, ब्रिंगिंग अप बेबी, किलिंग द किड, स्नैप द ड्रैगन। तो ये गेम के नाम बहुत ज़रूरी होते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट, कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, ये भी पुलिट्जर प्राइज विनर प्ले है। इसका जो एडेप्टेशन हुआ है इन्हीं की शॉर्ट स्टोरी है, 3 प्लेयर ऑफ ए समर गेम। इसकी जो सेटिंग है मिसिसिपी डेल्टा में है, और उसमें एक बड़ा कैरेक्टर आता है बिग डैडी पोलेट के नाम से, जो कॉटन बिजनेसमैन है और उनके प्लांटेशन वाले होम में है। पूरी की पूरी कहानी इनके बर्थडे पे घूमती है, इवनिंग के टाइम पे इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। सब लोग झूठ बोलते हैं, एक्चुअल में बिग डैडी पोलेट है ना, वो कैंसर से बिल्कुल सफ़र हो रहा है, डायग्नाइज किया जा रहा है उसको, बट उसको पता है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो थीम्स निकल के आती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर, रिप्रेशन, ग्रीड, सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियल मतलब कोई सच नहीं बोलता इसमें। दो इसके बाद में माइनर कैरेक्टर आएंगे इसमें, ब्रिक और मैगी। मैगी को यहाँ से 3 नाम से जाना जाएगा, मैगी, मार्गरेट और कैट। ठीक है,
देन इसमें एक रिकरिंग फ्रेज निकल के आती है, बहुत बार बोली जाती है। एक्चुअल में ये जो फ्रेज जो मैं बोलूँगा वो बिग डैडी और ब्रिक के द्वारा बोली जाएगी। वो भी कब? जब बिग डैडी की वाइफ मामा और मैगी जो ब्रिक की वाइफ है, वो अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर मुझे कौन ज़्यादा लव कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेज जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, वुडंट इट बी फनी इफ दैट वॉज ट्रू, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अभी कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ में एपिग्राफ ऐड किया गया था 1974 वाले वर्जन में। तो डायलन थॉमस की एक पोम है, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट। डायलन थॉमस का एक इम्पोर्टेंट वर्क और है जिसको हम बोल सकते हैं एन आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग। नेक्स्ट, अभी इनका नेक्स्ट प्ले है स्वीट बर्ड ऑफ यूथ। इनका जो प्रोटैगनिस्ट है चांस वेन है, और चांस वेन जो एक जॉब सीकर है, और जॉब तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन वो जिगोलो का जॉब करने लग जाता है। जिगोलो मीन्स मेल प्रोस्टिट्यूट का। एक्चुअल में ये प्ले है उनका टेनेसी विलियम का फ्रेंड है, तालुला है बैंक हेड के नाम से, तो उनके लिए ये प्ले लिखा गया था। अभी जो प्रोटैगनिस्ट चांस वेन है वो अलेक्जेंड्रा के साथ में रहता है। अलेक्जेंड्रा एक मूवी एक्ट्रेस है, उसके साथ में एक एस्कॉर्ट का काम करता है, इट मीन्स मेल प्रोस्टिट्यूट का वहाँ पे काम करता है। फिर ये अपने टाउन में आता है, सेंट क्लाउड के नाम का एक टाउन है, वहाँ पे आता है। उसका जो यूथ टाइम का जो लव अफेयर था किसी गर्ल्स के साथ में, तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आता है। बट उनके जो पापा थे, गर्ल के पापा थे, उनको मार पीट के वहाँ से भगा दिया था, तो वो टेरिबल एंड वोयलेंस रिजल्ट्स उसके निकले थे। फिर बाद में जो अलेक्जेंड्रा है उसको बोलती है कि तू मेरे साथ ही रहे, एज ए एस्कॉर्ट का काम कर, बट वो डिसाइड यही करता है कि मैं सेंट क्लाउड वाले टाउन में ही रहूँ, और जो कुछ भी पनिशमेंट मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। नेक्स्ट, द नाइट ऑफ इग्वाना। नाइट ऑफ इग्वाना एक डिस्ग्रेस मिनिस्टर का नाम आएगा यहाँ पे, लॉरेंस टी शैनन। लॉरेंस टी शैनन ने गॉड के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला है, इसलिए उसको चर्च से आउट कर दिया है और बैन कर दिया है। और फिर वो एक टूर गाइड का काम करता है, और वहाँ पे 16 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप कर देता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द नाइट ऑफ इग्वाना। नेक्स्ट, अभी एक क्रिटिक ने लिखा है लाइन, एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज इन हिज प्लेस एंड एवरीथिंग इन हिज प्लेस इज इन हिज लाइफ। अभी यहाँ पे जो कैरेक्टर इनके लाइफ कैरेक्टर हैं वो प्लेज में दिखाए गए हैं। जैसे टेनेसी विलियम की एक सिस्टर हैं रोज करके, वो लोरा का कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है, जो ग्लास मैनेजरी में ये कैरेक्टर आता है लोरा। उसके बाद में सेम जो सिस्टर इनकी रोज है वो ब्लांच डुबोइस के रूप में आती है, किसमें? स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर वाले वर्क में। ऐसे ही टेनेसी विलियम की मदर का नाम इडवाना है, जो अमांडा के रूप में ग्लास मैनेजरी में आती है। और टेनेसी विलियम्स की खुद की जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है वो टॉम के रूप में ग्लास मैनेजरी में, और सेबेस्टियन के रूप में सडनली लास्ट समर वाले प्ले में। नेक्स्ट, अभी इसके नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट आई एम टेलिंग यू द नोवल इज द रोमन स्प्रिंग ऑफ मिसेस स्टोन, मोस एंड वर्ल्ड ऑफ रीजन। शॉर्ट स्टोरी द विनिजेंस ऑफ निट्रोसिस, हार्ड कैंडी। नेक्स्ट, अभी टेनेसी विलियम को किस तरह से एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम ने पूछा है वो हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। अभी पहला जो ऑप्शन है ये टाइटल बेस्ड है, कौन प्ले राइटर कौन प्ले है, 2021 का क्वेश्चन है, ब्रेटोल्ट ब्रेचेट। ब्रेटोल्ट ब्रेचेट का जो प्ले है लाइफ ऑफ गैलीलियो है, और ब्रिटिश ब्रेचेट जो है एक जर्मन ड्रामेटिस्ट है, स्पेशली ये एपिक थिएटर से एसोसिएट रखती है। एपिक थिएटर जो है अरिस्टोटल की जो थ्योरी है कथारसिस, उसके अगेंस्ट में इन्होंने काम किया है। मतलब जब भी स्टेज के ऊपर प्ले हो रहा होता है तो अरिस्टोटल ये चाहते हैं कि ऑडियंस में पीटी एंड फियर का प्रगेशन हो, बट ब्रेटोल्ट ब्रेचेट हैं इनके अगेंस्ट में जाते हैं कि बोला नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इमोशंस क्रिएट हो वहाँ पे, तो ऑडियंस के अंदर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जो स्टेज पे हो रहा है, जो इविल दिखा रही हैं, जो सोसाइटी में हो रही है, उनके अगेंस्ट में आवाज़ निकलनी चाहिए। ये ब्रेटोल्ट ब्रेचेट का कहना है, इसलिए इनका एपिक थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसके साथ में ही एलिनेशन इफेक्ट ये तो प्ले में दिखाया गया है, और पोइट्री और नॉवेल्स में काम किया है रशियन फॉर्मलिज्म का एक आता है टर्म डीफेमिलराइजेशन।
डीफेमिलराइजेशन विक्टर साइलोवस्की का टर्म है। उसमें क्या होता है, फेमिलियर थिंग को अनफेमिलियर बनाना। इट मीन्स कि जो इजी लैंग्वेज होती है उसको पोइट्री फॉर्म में इस तरह अनफेमिलियर बना देना। तो ये टर्म वहाँ से भी एसोसिएट है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया टेनेसी विलियम का कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। अभी कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ में हमने पढ़ाई है बिग डैडी वाला कैरेक्टर। उसके बाद में एक नाम आएगा अपने पास में, बड़ा ही नया नाम है, वैक्लेव हेवल, जो चेक के राइटर और प्रेसिडेंट हुए हैं। उन्होंने प्ले लिखा है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन बेसिकली ये फोस्टेनियन प्ले है। फोस्ट जो हमने डॉक्टर फोस्टस भी पढ़ा है, जो जर्मन नरेटिव के ऊपर पूरा बेस्ड है, तो उसकी कहानी इसमें टेम्पटेशन में दिखती है। फिर इसके बाद में ऑगस्ट स्टिनबर्ज आता है। अगस्त स्टिनबर्ज का प्ले है मिस जूली। मिस जूली बेसिकली यह नेचुरलिज्म पे बेस्ड है, और ये जो डार्विन ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला, और जिनकी बुक 1859 में पब्लिश हुई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में, तो उसके बारे में ये पूरा वर्क है। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है टेनेसी विलियम स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। इसके बाद में यूजीन ओनिल अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, और ये एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट से रिलेशन रखते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एम्परर जोन्स। अभी एम्परर जोन्स जो है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है ब्रूटस जोन। ब्रूटस जोन क्या करता है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन होता है, और एक ब्लैक को शूट कर देता है और कैरेबियन आइलैंड में एस्केप हो जाता है। अभी कैरेबियन आइलैंड में जाके वहाँ के जो आदिवासी होती हैं उनके ऊपर वो रूल करता है। फिर वो जो आदिवासी हैं एक रिबेल के रूप में बाहर निकल के आते हैं, इसको शूट करने की कोशिश करते हैं, बट ये होता नहीं है, क्योंकि इसको मारने के लिए ना सिल्वर वाली बुलेट्स चाहिए। बाद में उनको पता लगता है, तो इनको सिल्वर वाली बुलेट से ही मार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्क है लॉरेंस हैंसबरी। लॉरेंस हैंसबरी है ए राइजिन इन द सन, रेसिज्म के ऊपर बेस्ड है, और इसका जो टाइटल है वो टाइटल लिया गया है हर्लिम नाम की एक पोम है लैंगस्टन ह्यूग्स की, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। फीमेल ऑथर है लॉरेंस हैंसबरी। ऑर्थर मिलर आफ्टर द फॉल। आफ्टर द फॉल इसका एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। इसमें क्या दिखाया गया है, ऑर्थर मिलर ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया है और वो विडो हो गया, इसलिए इन्होंने पूरे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसमें डाले हैं। अभी इसके और भी बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। ऑल माई सन ऑर्थर मिलर ने लिखा है, डेथ ऑफ सेल्समैन, द क्रूसिबल, ए व्यू फ्रॉम ब्रिज एंड द मिसफिट्स। वो जो मिसफिट्स है वो एक स्क्रीन प्ले के नाम से जानते हैं हम उसको। ओके उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट प्ले बाय टेनेसी विलियम्स। अब ये सारे तो हैं, नाइट ऑफ इग्वाना भी है, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर भी है, कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ भी है, और जो जू स्टोरी है, जू स्टोरी इसका नहीं है। जू स्टोरी अपना एब्सर्डिस्ट राइटर हुआ है एडवर्ड एल्बी का। एक्चुअल में जो एडवर्ड एल्बी है वो बेसिकली तो हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के लिए जानते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है जू स्टोरी, क्योंकि इसमें भी एब्जर्जिस्ट वाले एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, पीटर और जेरी। पीटर न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बैठा हुआ होता है, बुक पढ़ रहा होता है बेंच पे, वहाँ पे फिर जेरी आता है। जेरी एक फ्रस्ट्रेट टाइप का बंदा है, आइसोलेट रहता है, एमलेस बंदा है, बहुत ही परेशान होता है अपनी ज़िंदगी से, वो मरना चाहता है। तो फिर एक्सीडेंटली क्या होता है, इन दोनों में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है, और ये जेरी है अपना चाकू इसके हाथ में थमा देता है। देन पीटर क्या करता है, इसको मार देता है। एक्चुअल में तो जेरी की वजह से ही वो जेरी खुद मरा है। उसके बाद में वहाँ से वो भाग जाता है। कौन? पीटर भाग जाता है। तो पीटर भागते समय जो वर्ड्स बोलता है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। कुड आई हैव प्लान ऑल दिस? नो नो आई कुडंट हैव, ये पीटर के वर्ड हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो जेरी है वो मर जाता है, और मरते समय उसके जो वर्ड्स हैं वो हैं इंपॉर्टेंट, ओह माई गॉड, दीज आर द डाइंग वर्ड्स ऑफ जेरी।